आज हम डिस्कस करेंगे 3 फार्म एक्ट जो लगातार न्यूज में रहे हैं। हम प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लगातार न्यूज देख रहे हैं 3 फार्म एक्ट से रिलेटेड। फार्मर्स बहुत सारे सिंधु बॉर्डर पे या दिल्ली को कनेक्ट करने वाली जो सड़कें हैं, हाईवेज हैं, वहां पर भी लगातार बैठे हुए हैं, ठीक है, अनशन में। और अब डिमांड्स हैं उनकी कि तीनों के तीनों फार्म एक्ट खत्म होने चाहिए। अब ये 3 फार्म एक्ट्स क्या हैं, जो कि एग्जिस्टिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर है फार्मर्स के लिए सेल और परचेज का, उसमें क्या चेंजेस होने वाले हैं और फार्मर्स की लाइफ में क्या चेंजेस होने वाले हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि इंडिया में एपीएमसी मंडीज हैं। एपीएमसी मंडीज, एपीएमसी मंडीज क्या होता है? एपीएमसी की फॉर्म है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। मार्केट कमेटी, देखिए हमें ये समझना है पहले कि अगर हम 1960 से पहले की बात करें, ठीक है, या हम बात करें ब्रिटिशर्स के टाइम पर, ब्रिटिशर्स के टाइम पे प्रॉब्लम क्या हुई थी कि अगर किसान कॉटन प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कॉटन प्रोडक्शन करने के बाद वो मार्केट में कहां जाके बेचें, ठीक है। और अगर बायर जो है कॉटन खरीदना चाहता है फार्मर से, तो वो कहां जाके परचेज करे। तो एक तो बायर के एंड से भी कंफ्यूजन था कि वो कहां जाके फार्मर्स को ढूंढे और कॉटन परचेज करे, और किसानों के लिए भी जो कॉटन प्रोडक्शन में लगे हुए हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट था कि बायर को कहां कहां ढूंढे। तो ये बायर सेलर की जो मीटिंग है उसको लेकर प्रॉब्लम्स बहुत होती थी। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे उन्होंने एक मार्केट बनाया इनिशियली कॉटन के लिए कि इस पर्टिकुलर मार्केट में बायर सेलर कॉटन के दोनों आके मीटिंग कर सकते हैं और सेल परचेज कर सकते हैं। तो उसके बाद से ये मंडी का चलन स्टार्ट हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद से इंडिया में ऐसा कोई एक्ट नहीं था मंडी का, तो उस समय भी बायर सेलर की प्रॉब्लम होती थी कि बायर सेलर एक दूसरे को ढूंढते थे, ठीक है। फिर 1960s में इन सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलग अलग स्टेट्स को बोला कि आप मंडी कानून बनाइए, ठीक है। तो इंडिया के सभी स्टेट्स ने मंडी कानून, एपीएमसी एक्ट पास करा, ठीक है। एपीएमसी एक्ट पास करा 3 स्टेट्स को छोड़कर, जम्मू कश्मीर हो गया, मणिपुर हो गया, केरला हो गया, इन 3 स्टेट्स ने एपीएमसी एक्ट पास नहीं करा, बाकी सभी स्टेट्स में एपीएमसी एक्ट पास हो गया। इस एपीएमसी एक्ट से फायदा क्या हुआ कि बायर सेलर के लिए एक पर्टिकुलर मंडी हो गई, ठीक है। मंडी, जो किसान है अपना जो भी प्रोडक्शन करता है वो मंडियों में आ जाता है बेचने के लिए, और जो बायर है वो मंडियों में आके ही खरीदता है। तो ये लीगली बाइंडिंग हो गया सभी के लिए, बायर सेलर के लिए, कि उन्हें जो भी सेल परचेज करनी है वो मंडियों में ही करनी है। मतलब एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे हम उत्तराखंड की बात करें, यूपी की बात करें, तो एक पर्टिकुलर एरिया में सरकार लाइसेंसेस देगी आड़तियों को, मंडियों का लाइसेंस मिलेगा, और एक पर्टिकुलर जगह पे मंडी स्टैब्लिश कर दी जाएगी। वहां पर मिडिलमैन होंगे जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं आड़ती, आड़तियाज को लाइसेंस मिलेगा, लाइसेंस आड़तियाज होंगे। वहां पर ही किसान के लिए बाइंडिंग होगा, लीगली बाइंडिंग, कि वो मंडी में आके ही अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेचे। किसान डायरेक्टली किसी फार्म कंपनी को या किसी भी कॉर्पोरेट को अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन नहीं बेच सकते, उन्हें मंडियों में आके ही बेचना कंपलसरी कर दिया गया, ठीक है। या कोई कॉर्पोरेट सेक्टर डायरेक्ट किसानों से कांटेक्ट नहीं कर सकता, वो मंडियों के थ्रू ही कांटेक्ट कर सकता है। इनिशियली ये जो मंडी कानून था किसानों की सहूलियत के लिए भी काफी अच्छा था, और 1991 तक ये गोल्डन पीरियड था। इस समय इसमें किसानों को मंडी की वजह से काफी सहूलियत होती थी और अच्छा पैसा मिलता था। लेकिन धीरे धीरे करके इसमें जो है, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता चला गया और मंडियों में फैसिलिटीज उस स्केल में इंप्रूव नहीं हो पाई जिस स्केल से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था, ठीक है। और धीरे धीरे करके कुछ आड़तियां जो है वो कमीशन खोरी में भी इन्वॉल्व हो गए और करप्शन में भी इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। वो अपना प्रॉफिट ज्यादा बना रहे थे, किसानों को वो दाम नहीं मिल रहा था। फॉर एग्जाम्पल, किसान अगर गोभी जो है मंडियों में 3 रुपए किलो या 5 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहा है, तो फिर वहां पर आड़ती उनसे खरीद रहे हैं, फिर आड़ती जो है वहां पर से 15 रुपए किलो, 20 रुपए किलो के हिसाब से गोभी बेच रहे हैं,
ठीक है, वो किसे बेच रहे हैं? जो मोहल्ले की हमारी सब्जी की दुकानें होती हैं वो खरीद के जा रहे हैं 15-20 रुपए किलो, और फिर पब्लिक तक 25 से 30 रुपए किलो तक वो भी पहुंच रही है। ठीक है, तो होता क्या है कि जो पैसा, जितना पैसा किसान को 1 किलो गोभी का मिला, उसके 5 गुना रेट में, लगभग 4 या 5 गुना रेट में पब्लिक तक पहुंचता है, कई बार 10-10 गुना रेट पे भी पहुंचता है। तो बीच में मिडिलमैन का काफी अच्छा मार्जिन हो जाता है। ठीक है, अब ये जो नया जो कानून आया है फार्म एक्ट से रिलेटेड, 3 लॉ आए हैं। सबसे पहले अगर लॉ की बात करें तो फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स एक्ट। इस एक्ट से किसान एम्पावर होंगे कि वो अपना जो माल है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, वो कहीं भी बेच सकते हैं। ठीक है, वो मंडी के बाहर भी बेच सकते हैं। इससे पहले क्या था कि लीगली बाइंडिंग था किसानों के लिए कि मंडी में ही बेचना, तो मंडी के बाहर कहीं भी जाके किसान अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेच सकते हैं। डायरेक्ट किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ एग्रीमेंट के थ्रू प्री एग्रीड प्राइस में अपना जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बेचा जा सकता है। इससे फायदा क्या होगा? एक तो जो मिडिलमैन है, जो एक्सप्लॉइट कर रहा था किसानों को, मिडिलमैन के चंगुल से किसान बच जाएगा। उसके पास चॉइसेस होंगी कि केवल नहीं भाई, केवल मंडी में नहीं बेचना। पहले तो क्या था कि किसानों के लिए कोई चॉइस ही नहीं है, उसे मंडी में ही जाके बेचना है, उसकी मजबूरी है। अब वो चाहे एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसकी मजबूरी है, वो बाहर बेच ही नहीं सकता। अब उसके पास चॉइसेस है कि मंडी में बेचे या बाहर बेचे। जहां उसे बेटर प्राइसेस मिलता है कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो बाहर भी बेच सकता है। ठीक है, दूसरा ये भी हो सकता है कि जो मंडियों में आड़ती हैं वो वहां पर लाइसेंस लेके मंडियों में ही दुकानें क्यों खोलें? वो आड़ती कहीं प्राइवेट किसी भी जगह पे अपनी जो है शॉप वगैरह खोल सकता है, डायरेक्ट किसानों से परचेज कर सकता है। जरूरी थोड़ी है मंडियों में से ही, मंडी में ही लाइसेंस लेके उसे अपनी दुकान खोलनी है आड़ती की। तो उससे क्या है कि जॉब अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती है। कोई भी किसानों से डायरेक्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्शन खरीद के बेच सकता है। ठीक है, प्राइवेट मंडीज भी स्टैब्लिश की जा सकती हैं। मतलब कोई प्राइवेट कंपनी है, उसने अपनी मंडी स्टैब्लिश करी, वहां पर बहुत सारे शॉपकीपर्स ने शॉप ली और किसान डायरेक्टली वहां पर आके बेच रहे हैं। जरूरी नहीं कि सरकार की एपीएमसी मंडीज में ही वो जाके वहां पर बेचे, तो किसानों के पास चॉइसेस हो जाएंगी। ठीक है, ये एक फायदा होगा। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है जो किसानों की तरफ से बोला जा रहा है कि अब क्योंकि मंडी को बाईपास करने की कोशिश कर रही है सरकार, अब होगा क्या कि किसान अगर प्राइवेट कंपनी के साथ डायरेक्टली बात करेगा तो बार्गेनिंग कैपेसिटी प्राइवेट कंपनीज की ज्यादा होती है, गरीब किसान की कम होती है, और धीरे धीरे करके कॉर्पोरेट सेक्टर जो है एक्सप्लॉइट करने लगेगा किसानों को। एक तो किसानों की ये डिमांड है। ठीक है, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि जो मंडीज हैं और प्राइवेट मंडीज भी खुलेंगी, उनके ऊपर टैक्स नहीं है प्राइवेट मंडीज, क्योंकि जो सरकारी मंडी है उसके ऊपर टैक्स भी है। तो प्राइवेट मंडीज में अगर टैक्स नहीं है और वो क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स हैं बहुत सारे, एपीएमसी जो मंडीज हैं वो कंपीट शायद ना कर पाए और धीरे धीरे करके वो बंद हो जाए। ठीक है, ये भी एक डर है किसानों की तरफ से। ठीक है, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो फार्म एक्ट अलग अलग एक्सपर्ट्स के हिसाब से, जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि किसानों को इस पे बेटर प्राइसेस मिल सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि मंडियों में प्रॉब्लम हो जाए आगे जाके, क्योंकि आड़तियाज भी बाहर शिफ्ट हो सकते हैं। ठीक है, वो मंडीज में क्यों बैठेंगे, आड़तियाज भी बाहर शिफ्ट हो सकते हैं और किसानों को भी बाहर बेटर प्राइसेस मिल सकते हैं। ठीक है, मंडियों को भी मजबूरी हो जाएगी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह सुधार करने के लिए, क्योंकि उन्हें compete करना है प्राइवेट प्लेयर के साथ। ठीक है, तो एक तो ये है फार्म एक्ट जो किसानों को एम्पावर कर रहा है, बैरियर फ्री ट्रेड कर रहा है, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, मतलब स्टेट के बाहर भी बेच सकते हैं और स्टेट के अंदर कहीं भी बेच सकते हैं। वो जो बाउंडेशन था मंडियों का वो खत्म हो गया। ठीक है, पूरे इंडिया में अराउंड 7000 एपीएमसी मंडीज हैं, 7,000। ठीक है, 7000 एपीएमसी मंडीज हैं और लाखों लोग इसमें काम करते हैं मंडीज में। ठीक है, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। अब बात यह है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मतलब है कि एक प्राइवेट कंपनी किसान के साथ एक प्री एग्रीड प्राइस पे कॉन्ट्रैक्ट कर लेगी कि सोइंग सीजन से पहले ही, फॉर एग्जांपल, और कि जैसे 3 महीने के बाद जब आपकी क्रॉप मार्केट में आएगी तो आपसे आपकी क्रॉप इस रेट में परचेज करेंगे। ठीक है, तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में
कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एग्रीमेंट हो रहा है कंपनी, कॉर्पोरेट सेक्टर और जो किसान है उनके बीच में एक प्री एग्रीड प्राइस में, ठीक है। अब क्या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है इससे क्या फायदा होगा? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से फायदा ये होगा कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो इन्वेस्टमेंट करेंगी एग्रीकल्चर में, ठीक है, वो इन्वेस्टमेंट करेंगी कोल्ड स्टोरेज में भी, ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ स्टोरेज की भी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं। स्टोरेज की प्रॉब्लम मतलब कई चीज़ें ऐसी रहती हैं जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में वो जो जल्दी ख़राब हो जाती हैं। जल्दी ख़राब में जैसे अगर हम बात करें टमाटर हो गया या फल सब्जियां हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं रहती, उन्हें एक कोल्ड स्टोरेज में रखें तो उनकी लाइफ थोड़ा ज़्यादा रहती है। तो आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी क्रिएट हो जाती है कई बार। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो है फल और सब्जियों का, लेकिन टाइमली वो मार्केट में ना पहुंच पाने की वजह से वो सड़ गए, खराब हो गए, और जिस वजह से एक आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी हुई या प्राइस इंक्रीज हो गए, ठीक है। तो अगर कोल्ड स्टोरेज होंगे जगह जगह तो उससे क्या होगा, आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी नहीं होगी, ये प्राइस भी कंट्रोल रहेंगे। और प्राइवेट कंपनी इस समय कोल्ड स्टोरेज में ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है प्राइस कंट्रोल में, ठीक है। लेकिन फार्म एक्ट के बाद क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम होगा तो प्राइवेट सेक्टर भी इन्वेस्टमेंट करेगा कोल्ड स्टोरेज में, और प्राइवेट कंपनीज फिर एग्रीमेंट भी करेंगी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसानों को लेकर, वो अपने इनपुट्स वगैरह भी देंगी, साइंटिफिक तरीका, क्वालिटी को लेकर भी वो अच्छा खासा अपना टाइम और एनर्जी और पैसा भी खर्च करने वाले हैं, ठीक है, ताकि क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में, ठीक है। अब बात यह है कि क्या पहले कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग परमिसिबल था? तो पहले भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग परमिसिबल था, लेकिन ज्यादातर स्टेट में परमिसिबल था, लेकिन वो मंडियों के थ्रू ही होता था। अगर किसान और प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करनी है तो पहले वो मंडियों में रजिस्टर कराएंगे, मंडियों के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का एग्रीमेंट होता था, और मंडी में ही कोई भी डिस्प्यूट होता था वहीं सेटलमेंट होता था। लेकिन अब मंडियों को बाईपास कर दिया, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग सीधे कोर्ट के एग्रीमेंट के थ्रू होगा, तो मंडी को बाईपास कर दिया, ठीक है। तो एक तो किसान जो है उनकी डिमांड ये भी है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से, क्योंकि अब मंडियों को बाईपास कर दिया है, तो जो लीगली किसान का कोई भी डिस्प्यूट होता है तो कोर्ट में किसान फिर को वकील हायर करना पड़ेगा, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, किसान को लॉस हो सकता है, किसान कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर मारेगा। लेकिन सरकार का कहना है कि एसडीएम के पास ये सारी जो है जो भी डिस्प्यूट जाएंगे, एसडीएम इन सारी चीजों का सेटलमेंट करेगा, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट एक्ट है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के थ्रू प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है और प्राइवेट कंपनी और किसानों के बीच में डायरेक्ट एग्रीमेंट हो सकता है किसी पर्टिकुलर क्रॉप को लेकर, प्री एग्रीड प्राइस को लेकर। तीसरा जो कानून है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, ये अमेंडमेंट है। वैसे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है 1955 का, 1955 में ये एक्ट आया था, और 1955 में इस एक्ट को लाने के पीछे पर्पस ये था सरकार का कि बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज हैं मार्केट में, जैसे अगर हम बोलें कि आलू, टमाटर, प्याज या कॉटन की बात करें, क्रूड ऑयल की बात करें, तो बहुत सारी चीजें हैं जो एसेंशियल कमोडिटीज में आती हैं। तो होता क्या था कि एसेंशियल कमोडिटीज की होर्डिंग होती थी, जमाखोरी। अब एसेंशियल कमोडिटी की जमाखोरी होने की वजह से, होर्डिंग की वजह से स्पाइक आ जाता था प्राइसेस में, प्राइसेस इंक्रीज हो जाते थे अचानक से, ठीक है। तो सरकार इन्फ्लेशन को लेकर चिंतित थी, तो सरकार ने उस समय एसेंशियल कमोडिटी एक्ट पास किया था 1955 में, ताकि प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। कोई भी ट्रेडर, कोई भी शॉपकीपर, दुकानदार अननेसेसरी जो एसेंशियल कमोडिटीज है, जो सरकार को लगता है एसेंशियल कमोडिटीज है, उनकी जमाखोरी ना करे, क्योंकि जमाखोरी से आर्टिफिशियल स्कैर्सिटी हो सकती है और प्राइस इंक्रीज हो सकते हैं, ठीक है। और अगर कोई जमाखोरी करता है नेसेसरी तो सरकार उसके अगेंस्ट एक्शन लेगी। तो ये कानून पास किया गया था। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये थी कि ट्रेडर्स, क्योंकि वैसे तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए, लोगों के फायदे के लिए कि लोगों को सामान महंगा ना मिले, लेकिन ये बेसिकली काम कर रहा था किसानों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट। किसानों के इंटरेस्ट के अगेंस्ट कैसे काम कर रहा था? अगर मान लिया किसी चीज का, आलू का, प्याज का बम्पर प्रोडक्शन हो जाए, बम्पर प्रोडक्शन हो तो क्योंकि जमाखोरी तो ट्रेडर कर नहीं सकता, जब ट्रेडर जमाखोरी कर नहीं सकता तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी, सप्लाई होगी तो प्राइसेस गिर जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर ट्रेडर के पास चॉइस होती जमाखोरी करने की, होर्डिंग करने की, वो अगर उसके पास क्योंकि चॉइस है होर्डिंग करने की, तो वो क्या करेगा, होर्डिंग के लिए अपने वेयर हाउसेज में इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, कोल्ड स्टोरेज में भी इन्वेस्टमेंट करेगा, ठीक है, पैसा लगाएगा, क्योंकि वो होर्डिंग कर सकता है। अब वो होर्डिंग करके उसे फिर अच्छे प्राइसेस भी मिल सकते हैं उन चीजों के, और अच्छे प्राइसेस मिल सकते हैं तो किसानों को भी अच्छे प्राइसेस वो देगा, क्योंकि उसे भी अच्छे प्राइसेस मिल रहे हैं, ठीक है। तो
तो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में अमेंडमेंट्स के थ्रू काफी चीजों को इसेंशियल कमोडिटी से सरकार ने बाहर करा, आलू प्याज टमाटर जैसे इनको बाहर करा। अब जो ट्रेडर्स हैं इनकी होर्डिंग कर सकते हैं, और वो उस होर्डिंग कर सकते हैं तो वो फिर जो कोल्ड स्टोरेज होता है वेयर हाउसेज में, वहां पर स्टोरेज में पैसा खर्च करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा खर्च करेंगे ताकि होर्डिंग की जा सके, और उससे ट्रेडर्स को फायदा होगा तो किसानों को भी फायदा होगा। ठीक है, तो ये 3 एक्ट हैं जो लगातार न्यूज में है और कंट्रोवर्सी में भी रहे हैं। फिर नेक्स्ट सेशन में हम इससे आगे पूरा डिटेल में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू।